अगर आप चाहते हो कि आपकी बायोलॉजी में अच्छे नंबर्स आए, अच्छी परसेंटेज बने, तो अभी जितना टाइम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रह गया है ना, उसमें इन सवालात को जरूर प्रिपेयर कर लो। क्या होता है, स्टूडेंट ना बिल्कुल एंड टाइम में जब 1 महीना 2 महीना रह जाता है ना, तब क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, उस टाइम पे पढ़ने बैठते हैं। हालांकि वो टाइम होता है आपके रिवीजन करने का। सही है। अब रिवीजन कौन करेगा? वही करेगा जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को पहले समझा होगा। सही है। जिनके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से तैयार होंगे, तभी तो वो रिवीजन कर सकेंगे ना। तो अभी जो आपके पास टाइम बचा है, इसमें हम क्या करेंगे, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके आंसर को देखेंगे। सही है। तो अब आप फारिग हो गए हो मुहर्रम से, पिकनिक से, ईद से। नाउ अब जो आपके पास टाइम बचा है ना, ये वो टाइम है जिसमें आपने अच्छे से भरपूर प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। तो काफी स्टूडेंट कह रहे थे कि मिस अभी तो वेकेशन चल रही है, अभी हम पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, अभी अपना समर वेकेशन एंजॉय करेंगे, बाद में जब एग्जाम करीब होंगे उस टाइम पढ़ेंगे। सही है। तो ठीक है, आप अपना वेकेशन एंजॉय करो, अच्छे से करो, लेकिन कोशिश करो कि जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनको अभी से तैयार करके रख लो, उनका कॉन्सेप्ट अभी से थोड़ा थोड़ा समझ लो। इससे ये होगा कि जब बोर्ड एग्जाम करीब होंगे, 1 से 2 महीना रह जाएगा, तो आप पैनिक नहीं होगे, आप रिवीजन करोगे। सही है। तो पिकनिक विकनिक मनाओ, एंजॉय करो, लेकिन साथ साथ अपनी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन जारी रखो। अब इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हुए हमने स्टार्ट किया है अपने चैप्टर नंबर 1, गैशियस एक्सचेंज के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर आप ये सवालात अच्छे से कर लेते हो ना, तो मुझे गारंटी है कि आपको इस चैप्टर की ना फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस चैप्टर से आने वाले तमाम क्वेश्चन को ना इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि इस चैप्टर से अब तक जितने सवाल पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, वो तमाम क्वेश्चन का आइडिया मैं आपको आज देने लगी हूँ। सही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और मुझे लास्ट में ये भी बताना कि वाकई में आप लोगों ने पिकनिक वगैरह एंजॉय की है या नहीं। सही। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास ना स्टूडेंट 2027 के बोर्ड एग्जाम में ना कुछ सवाल ऐसे हैं इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से, जो लाजमन आ सकते हैं, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सही। तो अगर आप उन सवाल को ना अभी से समझ लेते हो, एटलीस्ट उनके क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन कर लेते हो, उनके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो लास्ट में ना एंड टाइम में आप अपना पूरा टाइम यूटिलाइज कर सकोगे रिवीजन करने में। सही। तो हमारे पास इस चैप्टर में गैशियस एक्सचेंज में हम पढ़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज को देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज को देखते हैं, साथ ही साथ एनिमल्स में। सही। और किसमें स्टूडेंट? प्लांट्स में। तो पूरा ये चैप्टर इसके अराउंड घूमता है कि एनिमल्स और प्लांट की बॉडी के अंदर गैशियस एक्सचेंज किस तरीके से हो रही होती है। सही है ना। तो इसके जो जो सवालात बेसिकली पूछे जाते हैं, वो इसी के एक्सचेंज से रिलेटेड, डिसऑर्डर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सही। तो किसमें क्या क्या चीजें हैं एक्सपेक्टेड जो पूछी जा सकती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक भी अच्छे से समझेंगे और उनके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। सही। तो अपने पास एक नोटबुक निकाल लो, और ये सवाल जो आपको शो हो रहे हैं, ये सवाल अपने पास नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। सही। ज्यादा नहीं है, एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में मिलेंगे, और साथ ही साथ 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिलेंगे। सही। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए। सही है। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम शॉर्ट की बात करें, सही है, सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट शॉर्ट की बात करें, तो शॉर्ट का पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला वो है, डिफरेंशिएट करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है किसके दरमियान, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। ठीक है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पायरेशन क्या होता है, और इनके दरमियान क्या फर्क है। सही है। तो ये सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस का सवाल पेपर में 1 से 2 जरूर आता है। अच्छा, इस चैप्टर से एक और डिफरेंस भी बनता है, और वो
डिफरेंस हमारे पास है इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन का, सही। अच्छा, अब सबसे पहले अगर इनके डिफरेंस को देखने से पहले हम थोड़ा सा समझे फोटोसिंथेसिस क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखो, अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली इन प्लांट, ठीक है, इन प्लांट हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड जो है ना वो बनाते हैं। प्लांट मेक, प्लांट मेक देयर ओन फूड, सही, अपना फूड बनाते हैं। इन प्लांट, प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें प्लांट क्या कर रहे होते हैं, अपना फूड बना रहे होते हैं, सही, अपना फूड बनाते हैं। जैसे कि फूड में क्या है हमारे पास, ग्लूकोज, सही, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ग्लूकोज बना रहे होते हैं। ग्लूकोज क्या प्लांट का फूड है, फूड बनाते हैं अपना, सही है। अच्छा, जबकि हमारे पास जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन क्या होती है, रेस्पायरेशन इन इज द, रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अभी हम डिफरेंस नहीं देख रहे, अभी हम समझ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। अभी इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस देखेंगे कि इनमें फर्क क्या है। अभी हम ये देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, रिवाइज कर रहे हैं जो आपने पढ़ा है, और रेस्पिरेशन क्या है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, प्लांट अपना फूड बना रहा होता है। और रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बेसिकली ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, सही। अच्छा, अच्छा, डिफरेंस को डिस्कस करने से पहले अगर हम ये देखें कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्लांट की बॉडी में हो रहा है, तो प्लांट की बॉडी में कहाँ होता है, किस जगह पर होता है। सो देखो स्टूडेंट, प्लांट की बॉडी में हमारे पास होता है लीफ, सही है, लीफ होता है, पत्ते होते हैं, ये लीफ है इन प्लांट बॉडी, राइट। अब ये हमारे पास जो लीफ है स्टूडेंट, सही, लीफ के अंदर ही पोर्स नुमा इस तरीके से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ओपनिंग इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ओपनिंग, सही है। अब ये जो पोर्स नुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम ओपनिंग भी कह रहे हैं, इसका नाम है स्टोमेटा, सही। तो स्टोमेटा के अंदर ही एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसका नाम होता है बेसिकली गार्ड सेल। इसी स्टोमेटा के अंदर हमें एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और वो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या कहलाता है, वो स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाता है गार्ड सेल, सही है स्टूडेंट। अब ये जो हमारे पास गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल, इसकी आउटर एक मेम्ब्रेन भी होती है और अंदर न्यूक्लियस होते हैं, सही है। और यहाँ पर इसके आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। यही क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट, ये क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म करते हैं किसको, गैसियस एक्सचेंज को और फोटोसिंथेसिस को भी, सही है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोप्लास्ट का, सही। ये जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये भी और ये भी दोनों, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर साथ में क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियस, सही है। अच्छा, इसके अलावा इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो ये है ना, ये है बेसिकली वो ओपनिंग, जहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, क्योंकि प्लांट की बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो यहाँ से, इसी जगह से, इसी लोकेशन से जो ऑक्सीजन है वो बाहर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होगा, सही। तो प्लांट की बॉडी में एक स्ट्रक्चर है, लीफ का पार्ट है, बॉडी पार्ट है, और ये जो हमारे पास बॉडी पार्ट है दैट इज कॉल्ड दी स्टेम, सही। तो प्लांट की बॉडी में जो लीफ है, ये लीफ के अंदर मौजूद स्पोर्स नुमा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा में हमें क्या मिलता है, अच्छा इसको हम क्या कहेंगे, गार्ड सेल, सही है। स्टोमेटा के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे गार्ड सेल, और गार्ड सेल में एक ओपनिंग मौजूद होती है जहां पर बेसिकली गैसेस की एक्सचेंज होती है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपना प्लांट फूड बनाते हैं, और ऑन गोइंग फोटोसिंथेसिस के अंदर ही गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म हो रही होती है। और रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, यानी ब्रीथिंग का अमल, ब्रीथिंग करना, सांस लेना, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है ना, ये कहां पर परफॉर्म होती है,
रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो ऑर्गन एसोसिएट है वो हमारे पास है लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स, सही। लेकिन अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की अमल की, यानी कि अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो वो परफॉर्म होता है बेसिकली कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, सही है। यानी कि जब फूड को तोड़ा जाता है और एनर्जी हासिल की जाती है, सही है। तो रेस्पिरेशन ना सिर्फ सांस लेने का अमल है, बल्कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम खाना इंटेक करते हैं, फूड इंटेक करते हैं, तो उस फूड को इंटेक करने के बाद वो फूड ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है, सही है। तो जो हमें एनर्जी मिलती है और जो फूड टूटता है, ये सारा प्रोसेस, ये सारा अमल किस जगह पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी वजह से तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि जब वो एनर्जी बनती है तो वो एनर्जी बेसिकली किस उसमें बनती है, एटीपी की फॉर्म में, सही है। तो फोटोसिंथेसिस तो क्लियर है कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसी फोटोसिंथेसिस के दौरान ही गैसियस एक्सचेंज प्लांट की बॉडी में परफॉर्म होती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेशन एक ब्रीथिंग का प्रोसेस है, और इस ब्रीथिंग में बेसिकली क्या हो रहा होता है स्टूडेंट, कि हम जैसे ही फूड को इंटेक करते हैं तो फूड टूटता है, ब्रेक होता है छोटे मॉलिक्यूल में और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब गौर से सुनिएगा कि रेस्पिरेशन में, ये जो रेस्पिरेशन का अमल हो रहा है, इस रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो फूड मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, जब वो फूड मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, सही है, जब वो फूड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल में, सही है, यहाँ पे लिखती हूँ, जब वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी, सही है। ठीक है, जैसे अभी आपने खाना खाया है, लेट्स सपोज कुछ खाया है आपने, इंटेक किया है, तो वो खाना जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमें फौरन एनर्जी मिल जाती है, सही है। रमजान में हम रोजा रखते हैं, पूरे दिन भूखे होते हैं, जैसे ही हम अफ्तारी करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में एनर्जी आना शुरू होती है। हाँ, वो अलग बात है कि एक सुस्ती छा जाती है हमारी बॉडी, चूंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है लंबे टाइम तक, फिर हम अचानक से पानी पीते हैं, रोफजा पीते हैं ठंडा ठंडा, तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, हमारी बॉडी थोड़ी सी पहले सुस्त होती है, हमें हमारी बॉडी मतलब सेटिंग में आ रही होती है, थोड़ा समझ नहीं आता है, हम थोड़े से सुस्त सुस्त से होते हैं, लेजी लेजी से होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें हिम्मत आती है, एनर्जी आती है, ठीक है। ऐसा किस किस के साथ होता है, ऐसा होता है ना कि जब आप जैसी अफ्तारी करते हो बस फौरन निढाल होना शुरू हो जाते हो, लाइक बॉडी ऐसी होती है सुस्त सुस्त, क्यों, क्योंकि हम एक लंबे टाइम तक डिहाइड्रेट होते हैं। जैसे ही हम खाना पीना शुरू करते हैं हमारी बॉडी में फूड जाता है तो प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें एनर्जी आना शुरू हो जाती है, सही है, फिर हम फुर्तीले हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं भाई, फूड खाने के बाद मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, तो फिर क्या होता है स्टूडेंट, हमें एनर्जी मिलती है। यही एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में, सही। यही एनर्जी मिलती है हमें एटीपी की फॉर्म में, इसको हम कहते हैं एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एटीपी है ना स्टूडेंट, ये एटीपी किसको मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, उसी माइटोकॉन्ड्रिया में ये एटीपी जाती है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आपने सुना होगा ना, रट्टा लगाया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन वहां पर होती है। तो रेस्पिरेशन फूड को ब्रेक डाउन करती है, एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और यही एनर्जी, यही एटीपी इस्तेमाल होती है बाकी सेल्यूलर एक्टिविटी में, सही है। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये तो हमने समझा कि फोटोसिंथेसिस क्या है और रेस्पिरेशन क्या है, कहाँ पर हो रहा है, लोकेशन देखी। अब हम बात करते हैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस की, कि इन दोनों के दरमियान बोर्ड एग्जाम में हम आंसर कैसे लिखेंगे, डिफरेंस कैसे बनाएंगे। बोर्ड एग्जाम में अगर हमसे इसी तरीके से सवाल पूछ लिया गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो आंसर कैसे लिखेंगे, सही है। तो नोट डाउन करिएगा अपने साथ साथ आंसर। चलो अब हम इसका आंसर लिखते हैं। एक से एक तरफ हमारे पास हेडिंग आ जाएगी फोटो सिंथेसिस, सही, और एक तरफ हमारे पास हेडिंग आ जाएगी रेस्पिरेशन, सही। इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, इनका वो देख रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया प्रोसेस, इन फोटोसिंथेसिस अपने पास नोट डाउन करना चाहें तो बिल्कुल कर लें,
ताकि आप उसको रिवीजन कर सके, याद कर सके। सही है। इन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। सही है। इसमें क्या होता है, प्लांट अपना फूड बनाते हैं। अच्छा, ये जो फूड बनाते हैं बाय यूजिंग, ये फूड बनाते हैं किसको इस्तेमाल करके, ये फूड बनाया जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके। सही। और वाटर को इस्तेमाल करके एंड सनलाइट। ठीक है, इसीलिए तो उसको फोटोसाइंथेसिस कह रहे हैं ना, फोटो मतलब लाइट। ठीक है, सनलाइट। ठीक है, तो ये फूड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके, वाटर को इस्तेमाल करके और सनलाइट को इस्तेमाल करके। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं। इसी के बिल्कुल अपोजिट अगर रेस्पिरेशन की बात करें स्टूडेंट, तो रेस्पिरेशन हमारे पास क्या कहलाएगा, रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन रेस्पिरेशन इसमें ये होता है कि सेल्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, सेल्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसकी भाई, फूड की। यहाँ पे फूड बनेगा नहीं, यहाँ पे फूड टूटेगा। जैसे कि अभी हमने देखा ग्लूकोज को। सही। टू रिलीज एनर्जी। क्यों टूटेगा, क्यों टूटेगा स्टूडेंट, एनर्जी को रिलीज करने के लिए। सही। तो हमारे पास रेस्पिरेशन में सेल्स ब्रेक डाउन करेंगे, सेल्स नहीं टूटेंगे, सेल्स तोड़ेंगे फूड को। सही। तो यहाँ पर जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज टूटेगा ताकि एनर्जी रिलीज हो, और यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, फूड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से बनेगा। सही। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो डिफरेंस लिखा है उसमें लिखा है फोटोसिंथेसिस ना स्टोर करता है एनर्जी को। सही है, फोटोसिंथेसिस स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये जो मैं जगह जगह पे C6H12O6 लिख रही हूँ, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। सही है, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है आपको पता है, ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले में हमेशा याद रखिएगा, की पॉइंट है, ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले में हमेशा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का डबल होता है। ठीक है, तो चाहे आप ग्लूकोज देख लो या सक्रोज देख लो, फ्रक्टोज देख लो, इनमें आपको यही देखने को मिलेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन का डबल होता है हाइड्रोजन। जैसे C6 कार्बन 6 है, O6 ऑक्सीजन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, तो 6 6 12, इसका डबल हो गया। सही है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास जो मैंने लिखा है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो आप इस तरह पेपर में लिख सकते हो, या फिर आप नहीं याद अगर आ रहा हो तो ग्लूकोज की स्पेलिंग लिख देना। ठीक है, लेकिन ये तरीका थोड़ा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है, तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। सही है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि हम रेस्पिरेशन में सेल ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, यानी ग्लूकोज को, एनर्जी को रिलीज करने के लिए, जबकि यहाँ पर फूड बनता है। तो जो फूड बनता है या जो एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होती है। सही है, तो फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी स्टोर होगी वो ग्लूकोज की फॉर्म में ही स्टोर होगी। सही। अच्छा, जबकि हमारे पास रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में रिलीज होती है एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। तो रेस्पिरेशन में, इन रेस्पिरेशन एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, स्टोर नहीं होगी, अपोजिट है, यहाँ पे स्टोर हो रही है एनर्जी। क्यों स्टोर हो रही है, ताकि बाद में इस्तेमाल हो। वो अपना खाना क्यों बना रहा है, बाद में इस्तेमाल करेगा, खाएगा। सही है। और रेस्पिरेशन में ये एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सही है, रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है, बाकी सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम ग्लूकोज, किससे रिलीज होगी, ठीक है, ग्लूकोज से रिलीज होगी फॉर सेल एक्टिविटी, सेल एक्टिविटीज, सेल की एक्टिविटीज के लिए, सेल को बाद में इस्तेमाल करने के लिए, सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए। अब वो सेल्यूलर एक्टिविटी क्या हो सकती है, जैसे कि मूवमेंट, हमारा मूव करना। तो जब हमें एनर्जी आती है, तवानाई आती है, तभी तो हमारे बॉडी अच्छे से वर्क परफॉर्म कर पाती है, तभी तो हम एनर्जेटिक होते हैं ना। तो कैसे एनर्जेटिक होते हैं, जब रेस्पिरेशन में एनर्जी हासिल की जाती है ग्लूकोज से, ताकि वो बाकी सेल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो, फिर वो हासिल करके रिलीज करते हैं। जबकि प्लांट क्या करता है, अपनी एनर्जी को बनाकर स्टोर करता है। सही।
तीसरे डिफरेंसेस में हम ये लिख देंगे कि ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो होता है ये बेसिकली अकर होता है कहाँ पर, इन क्लोरोप्लास्ट। सही है, क्लोरोप्लास्ट में अकर होता है ऑफ ग्रीन प्लांट ओनली इन प्रेजेंस इन लाइट। और कब होगा ये, प्रेजेंस ऑफ लाइट में, यानी लाइट की प्रेजेंस में ही, प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की मौजूदगी में ही होगा, यानी सिर्फ डे टाइम में ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। सही है। जबकि अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन बेसिकली अकर होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। सही है, ये सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर ये परफॉर्म होता है ऑफ लिविंग सेल, और ये बेसिकली डे और नाइट दोनों में होता है। सही है, डे एंड नाइट। सही है, डे और नाइट दोनों में होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का। पहले हमने ये समझा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फिर हमने ये समझा कि रेस्पिरेशन क्या है। सही। तो देखो स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन, अगर हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये दोनों बिल्कुल सेपरेट प्रोसेस हैं। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। रेस्पिरेशन इज द ब्रीथिंग प्रोसेस जिसमें हम सांस लेते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट है आपका गैसेस एक्सचेंज के ऊपर। अगर हम बात करें गैसेस एक्सचेंज की, यानी गैसेस के तबादला की, यानी गैसेस के बदलने की, तो ये गैसेस एक्सचेंज होते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू इन एनिमल्स और इन ह्यूमन बॉडी, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू होते हैं इन प्लांट बॉडी। तो जब ऑन गोइंग प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का, यानी जब प्लांट अपना फूड बना रहा होगा डे टाइम में सनलाइट की रोशनी में, उसी दौरान गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होगी। और कहां से परफॉर्म होगी, मैंने बता दिया आपको, प्लांट में मौजूद जो पोर्स है स्ट्रोमेटा, उसके अंदर मौजूद है गार्ड सेल। उसी गार्ड सेल की मदद से ये गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होगी प्लांट की बॉडी में। सही है, और कुछ ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं उनकी बॉडी में। सही है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है, प्रोसेस है जिसमें फूड बनेगा। फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के मदद से, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का इस्तेमाल होता है। जबकि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, जैसे ग्लूकोज को, और रिलीज करते हैं एनर्जी को। सही। अच्छा, अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में ना, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर होती है ग्लूकोज की सूरत में। जो खाना बना है ग्लूकोज, उसकी सूरत में वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। जबकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़कर जो एनर्जी बनी है उसको रिलीज किया जाता है ताकि बाकी सेल्यूलर एक्टिविटी हो सके। सही। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट अकर होता है, फोटोसिंथेसिस अकर होता है क्लोरोप्लास्ट में, यानी फोटोसिंथेसिस कहां पर परफॉर्म होता है, क्लोरोप्लास्ट में। मैंने आपको दिखाया था गार्ड सेल के अतराफ जो क्लोरोप्लास्ट था, उसी क्लोरोप्लास्ट में। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा और समझे तो देखो, क्लोरोप्लास्ट की ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा तो फ्लैटन होता है लेकिन थोड़ा सा सर्कुलर भी होता है इसका स्ट्रक्चर। तो क्लोरोप्लास्ट का बेसिकली कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सही। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना आपको ऐसे डिकनुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। सही, इस तरीके से पेयर में ग्रुप ऑफ इस तरह ग्रेन्यूम आपको देखने को मिलेंगे। सही है, ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, सबसे पहले ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, एक सेकेंड यहाँ पे लिखती हूँ, ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन जो होती है, ये मेम्ब्रेन कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन। सही, ये कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाली, ये कहलाती है अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। सही। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद होते हैं कुछ क्लोरोप्लास्ट के ना डीएनए भी मौजूद होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके के ये हमारे पास होते हैं डीएनए क्लोरोप्लास्ट के। सही। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो होती है ना बेसिकली राइबोसोम्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं इसके अंदर स्टूडेंट, राइबोसोम्स भी। पता है ना आपको राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाते हैं वो राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा, ये जो डिक्नुमा स्ट्रक्चर है ना, अगर हम इनको कंप्लीट देखें, जो डिक्नुमा डाइसनुमा जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट देखें तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाता है ग्रैनम।
सही है, ये कंप्लीट डायस्टोमा स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, ग्रेनम कहलाता है। सही, और अगर हम सिंगल इसको देखें तो ये कहलाता है थालाकॉइड मेम्ब्रेन, और इसी थालाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर परफॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस। सही है, तो ये हमारे पास बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट्स में और ग्रीन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं सिर्फ, क्योंकि ये बेसिकली ग्रीन पिगमेंट से, ग्रीन कलर से पिगमेंट से मिलके बने होते हैं। सही है, अच्छा, प्रेजेंस ऑफ लाइट में, लाइट की मौजूदगी में यानी सिर्फ डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में अकर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, डे और नाइट दोनों टाइम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। सही है, क्लियर है। तो ये हमारे पास पहला सवाल था गैसियस एक्सचेंज का, शॉर्ट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान क्या फर्क है। तो आप इस तरीके से एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस लिख सकते हो। सही, अब हम बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की। नाउ स्टूडेंट, अब हम अपने पहले सवाल के दूसरे डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंशिएट, सवाल अगेन लिखती हूं मैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। सही है, तो हम डिफरेंस देखेंगे किसका, इंस्पिरेशन का और एक्सपायरेशन का। तो बेसिकली जो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन है, ये क्या है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन से मुराद है कि जैसे रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने के अमल को, तो सांस लेने में क्या होता है, एक तो हम सांस लेते हैं यानी इनटेक करते हैं, और एक हम रिलीज करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं। तो सांस लेना कहलाता है इंस्पिरेशन, सांस छोड़ना कहलाता है एक्सपायरेशन। साथ ही साथ याद रहे कि इंस्पायरेशन को ना बेसिकली इनहेलेशन भी कहते हैं, ठीक है, और एक्सपायरेशन को बेसिकली एक्सहेलेशन भी कहते हैं। तो अगर बोर्ड एग्जाम में सवाल हो डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन का मतलब होता है सांस लेना, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस को छोड़ना। सही है, तो इन दोनों के दरमियान पे क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंस्पायरेशन की यानी कि इनहेलेशन की, सही है, और साथ ही साथ एक्सपायरेशन की यानी कि एक्सहेलेशन की। सही है, तो इंस्पायरेशन में सबसे पहली बात कि ये बेसिकली प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू द लंग्स। सही है, समझ आया कि हमारे पास इंस्पायरेशन में क्या होता है, हम एयर को, हवा को लेते हैं, सांस लेते हैं, और वो हवा एयर कहाँ जाती है, हमारे लंग्स तक जाती है। तो इन्वायरमेंट से हम जब सांस को इस तरह इनहेल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द इंस्पायरेशन। सही है, एक्सपायरेशन में क्या है, द प्रोसेस का बिल्कुल अपोजिट, द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एयर जो है ना आउट होती है ऑफ द लंग्स। सही है, क्लियर है, इसमें इतना कोई समझने वाला तो नहीं है। सांस लेना इंस्पायरेशन, सांस छोड़ना एक्सपायरेशन। सही है, जब हम सांस को छोड़ते हैं एक्सहेल करते हैं। सही है, अच्छा, दूसरा हमारे पास जो उनके दरमियान डिफरेंस है वो ये है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि बेसिकली जो हमारे पास डायाफ्राम है, सही है, डायाफ्राम ये क्या हो जाते हैं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड मूव्स, और मूव करने लगते हैं डाउनवर्ड्स। सही है, अभी हम देखते हैं कि ये डायाफ्राम क्या है। इंस्पायरेशन में डायाफ्राम हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डाउनवर्ड मूव करते हैं, जबकि एक्सपायरेशन में क्या होता है कि यही जो हमारे डायाफ्राम स्ट्रक्चर है, अब ये क्या है इसको भी हम देखेंगे इन डिटेल डायग्राम में। तो अब ये समझो कि ये जो डायाफ्राम है स्टूडेंट, ये ना अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पर रिलैक्स होगा और मूव करेगा अपवर्ड, वहां पर डाउनवर्ड था, यहाँ पर ये मूव्स करेगा अपवर्ड की जानिब, ऊपर की जानिब। सही है, अच्छा, अब डायाफ्राम क्या है, देखो
अगर आपने डिटेल स्ट्रक्चर देखा हो लंग्स का, थोड़ा सा ड्रॉ करके समझ लेते हैं, सही है। देखो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया बोले तो हमारी जो विंड पाइप है, सांस लेने वाली नाली, हमारे यहाँ पे दो पाइप है, एक विंड पाइप है और एक फूड की पाइप है, यानी कि एक इसोफिकस है और एक ट्रैकिया है। तो हम बात कर रहे हैं अभी ट्रैकिया की, गौर से देखिएगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रैकिया की, जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है, सही, यानी कि हवा का रास्ता जो होता है, सांस लेने की नाली जिसको हम कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रैकिया, विंड पाइप। और इसी ट्रैकिया के साथ आगे स्ट्रक्चर होता है, डिटेल स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे दो पेयर ऑफ लंग्स, ऐसा ही है। तो अभी हम लंग्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी हम समझेंगे डायाफ्राम को। तो लंग्स है, लंग्स के मजीद अंदर डिटेल स्ट्रक्चर है। लंग्स के बाद एक और आपको फ्लैट शीट नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ये जो फ्लैटन शीट नुमा स्ट्रक्चर है, यही फ्लैटन शीट नुमा स्ट्रक्चर कहलाता है डायाफ्राम, सही है। तो ये जो हमारे पास फ्लैट शीट नुमा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट मस्क्यूलर। मस्क्यूलर से मुराद है कि ये मसल्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास मसल सेल से मिलके बने होते हैं, ये फ्लैट होते हैं। और ये डायाफ्राम का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल लंग्स के नीचे, ये स्ट्रक्चर मौजूद क्यों होता है? इसका मेन फंक्शन होता है, ये लंग्स को और एब्डोमेन कैविटी को सेपरेट करता है। जैसे हमारे लंग्स में और हमारे स्टमक में, हमारे एब्डोमेन कैविटी में दरमियान में जो शीट लाई करती है, पतली सी शीट है, मस्कुलर शीट, जो इन दोनों को सेपरेशन फराहम कर रही है, दैट इज कॉल्ड दी डायाफ्राम। इसी को हम डायाफ्राम कह रहे हैं। तो लंग्स के बिल्कुल नीचे एक पतली सी आपको शीट देखने को मिलेगी, मस्कुलर शीट, और इसी शीट को डायाफ्राम कहते हैं। ऊपर इसके लंग्स है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, हमारा एब्डोमिन है। जैसे कि एक रूम को दूसरे रूम से सेपरेट किया है इस वॉल ने, सही, ये वॉल दरमियान में है, एक रूम को दूसरे रूम से सेपरेट किया हुआ है, राइट। तो इसी तरीके से लंग्स को और एब्डोमिन कैविटी को, यानी हमारे स्टमक को, जो हमारी एब्डोमिन है, इसको सेपरेशन फराहम करती है ये डायाफ्राम। इसके साथ ही ये डायाफ्राम अपना रोल प्ले करती है जब हम ब्रीथिंग करते हैं, जब हम सांस लेते हैं। तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम उसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों कर रहे होते हैं, यानी सांस को ऐसे लेना और ऐसे उसको रिलीज करना, छोड़ना, सही है। तो इनहेल करना, इनहेल करने के बाद एक्सहेल करना। तो जब हम सांस को इनहेल करते हैं, एयर को इनटेक करते हैं, तो हमारे डायाफ्राम, यही फ्लैटन शीट, मस्कुलर शीट, ये डायाफ्राम क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब हम सांस को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ये डायाफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं। जब हम सांस को इनटेक कर रहे होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ जो है ना, वो डाउनवर्ड जाते हैं, सही है। कब कहाँ जाते हैं, डाउनवर्ड। जबकि जब हम सांस को छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ये एक तो रिलैक्स भी होते हैं, दूसरा ये वापस अपनी पोजीशन में अपवर्ड आ जाते हैं, सही। तो ये होता है डायाफ्राम का स्ट्रक्चर, जो लंग्स के बिल्कुल नीचे होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बिल्कुल ऊपर होता है, और इन दोनों को सेपरेशन फराहम करता है। और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में ये अपना रोल प्ले करता है, एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट होके और एक्सहेलेशन के दौरान रिलैक्स होके, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है डायाफ्राम। अच्छा, अगर हम बात करें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के तीसरे डिफरेंस की, तो 3 डिफरेंसेस आप एटलीस्ट लिखना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तीसरा डिफरेंसेस है हमारे पास स्टूडेंट कि ये जो रिब केज है, द रिब केज मूव्स, अब यहाँ पर रिब केज का जिक्र है, और ये रिब केज मूव करेगा अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, सही। अभी रिब केज क्या है उसको भी देखेंगे, सही है। अच्छा, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, तो यही रिब केज क्या करते हैं, ये रिब केज मूव करते हैं। अब ये कहां से कहां मूव करते हैं, डाउनवर्ड, नीचे की तरह, सही, और साथ ही साथ एंड इनवर्ड, और अंदर की तरफ, सही। अब देखो, हमारे जो लंग्स होते हैं स्टूडेंट, द पेयर ऑफ लंग्स, ये दोनों लंग्स इतने ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं, सही है। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, लंग्स है, पेयर ऑफ लंग्स है। ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है,
ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, एक सेकंड, डायाफ्राम, सही है, डायाफ्राम, ठीक है। तो एक तरफ डायाफ्राम है, नीचे फ्लैटन शीट, ये दोनों पेयर ऑफ लंग्स लंग्स हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है विंड पाइप का, ट्रकिया का। अच्छा, यहाँ पर ये जो दोनों आपको सेपरेशन देखने को मिल रही है विंड पाइप की, ये दोनों सेपरेशन कहलाती है बॉन्कीओल्स, बॉन्कीओल्स, सही है। सिंगल अगर हम देखें तो बॉन्काई, दोनों की बात करें तो बॉन्कीओल्स, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास अंदर इसके पॉकेट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, एयर सैक पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह ब्रांचेस नुमा, दैट इज कॉल्ड दी एल्वोलाई। एल्वोलाई वो जगह जहां पर मेन रेस्पिरेशन परफॉर्म होगी, सही है, जहां पर मेन आप ये कह लो कि गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होगी, सही है, यहाँ पर गैसेस का तबादला होगा एल्वोलाई में, ठीक है। तो ये तो हमने स्ट्रक्चर समझ लिया। लंग्स चूंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्पंजी, सही है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, स्पंजी है, तो इसको प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए ना लंग्स के अराउंड एक स्ट्रक्चर होता है बोन्स का, दैट इज कॉल्ड द रिब केज। इस तरीके से आपने देखा होगा, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी, पसलियां, सही है, पसलियां। तो ये जो हमारे पास रिब केज है, बोन्स की बनी हुई होती है, 12 इन पेयर होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग कहते हैं रिब केज, सही है। और ये रिब केज बेसिकली 12 होती है इन पेयर्स। रिब केज बोन्स से मिलकर बनती है, और रिब केज का काम होता है जस्ट लंग्स को प्रोटेक्शन फराहम करना, सही है, लंग्स को हिफाजत देना। जैसे आपने देखा होगा, जब कोई अपने घर के बाहर पौधे लगाता है, क्यारी बनाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक जंगला नुमा या फेंस नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं, सही है, गैरली टाइप की, ताकि उस प्लांट की हिफाजत हो सके, सही है। जैसे आपने कभी प्लांटेशन की हो अपने घर के बाहर, तो आपको यही डर लगा रहता है ना कि कोई मेरे प्लांट को तोड़ ना दे, खराब ना कर दे। अक्सर होता है ना, कोई प्लांट को तोड़ देता है, नुकसान पहुंचा देता है, या अगर कोई भी नहीं तो जानवर जो है, डॉग वगैरह कर देते हैं। तो हम उसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कोई जंगला बना सकते हैं, फेंस बना सकते हैं, कोई क्यारी बना सकते हैं, ताकि उसकी प्रोटेक्शन हो सके। इसी तरीके से लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए उसके एतराफ क्या होते हैं, 12 पेयर ऑफ रिब केज मौजूद होते हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो जब हम इंस्पायरेशन, सांस को लेते हैं, तो यही रिब केज मूव करने लगते हैं डाउन, अपवर्ड और आउटवर्ड, यानी ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। और जब हम सांस को छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक है, एक्सहेल करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो फौरन से क्या होता है कि हमारे जो रिब केज है ना, ये मूव करने लगते हैं डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, और इनवर्ड, अंदर की तरफ। अब आप सांस लेके देख लो, पॉज करो वीडियो को, इनहेल करो, एक्सहेल करो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी रिब केज किस तरह मूव कर रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं। अच्छा, इस वर्ड में ना, इंस्पायरेशन वर्ड में स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। कैसे, आपने एक वर्ड सुना होगा इंस्पिरेशन का, ठीक है, कि मुझे इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे मुझे अपने टीचर से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है, मुझे इस मोटिवेशनल स्पीकर से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो एक इंस्पिरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड दी इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में हम सांस लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इनहेलेशन भी कहते हैं। इंस्पिरेशन से मुराद है किसी से आपको अच्छा लगना, कि कोई किसी के तरीके कार काम का या किसी का तर्ज अमल आपको अच्छा लगता है, सही है, आप उससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हो, सही है। तो आप उसको कहते हो कि मेरी इनसे इंस्पिरेशन है, ये मेरी इंस्पिरेशन है, मुझे इनसे सीखने को मिलता है, सही है, तो मैं इनसे मोटिवेट होती हूँ, तो ये मेरी इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन और इंस्पायरेशन में फर्क है, सही है। तो इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इसको हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी कहते हैं, सही है। तो इस तरीके से ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क परफॉर्म करता है जस्ट एक ब्रीथिंग के लिए, और वो भी नैनो सेकंड में करता है। जस्ट इमेजिन कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से चीजों को डिजाइन किया है कि हमें आइडिया भी नहीं होता, और हम कितनी ज्यादा चीजें जो है हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो जब आप बायोलॉजी को ना समझ के पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो आपको ना मजीद आपके इल्म में इजाफा होता है, आप चीजों से रिलेट करते हो, क्योंकि ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारी लिविंग बॉडी का हिस्सा है, सही है, ये बॉडी में हमारी हो रहा है, हमें पता तो हो कि हमारी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, सही है ना, हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है, ठीक है।
तो ये हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास जो दूसरा सवाल है चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज का, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल ना हर साल पेपर में पूछा जा चुका है। जैसे अगर हम रीसेंट पेपर की बात करें तो 2023, 2024 और 2025 लगातार ये सवाल पूछा जा चुका है। अब वो सवाल क्या है, डिफाइन द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो आपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बताने हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से क्या मुराद है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से मुराद है कि हमारे जो रेस्पिरेशन जहां परफॉर्म होती है, यानी जो रेस्पिरेटरी एरिया है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वहां पर डिसऑर्डर का होना, बेतरतीबी का होना या डिजीज का होना, ठीक है। तो बीमारियां होना या कोई बेतरतीबी होना या कोई इन्फ्लामेशन होना। इन्फ्लामेशन से क्या मुराद है, इन्फ्लामेशन से मुराद है कोई जख्म होना या कोई इन्फेक्शन होना। सही है। तो बाज दफा क्या होता है कि लंग्स में ना इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता या कोई और सिम्टम्स, अलामतें जाहिर होती हैं। अब उन अलामतों में है जैसे बहुत ज्यादा खांसी करना, सही है, जैसे कि सीने से विसल्स जैसे साउंड आना। आपने देखा होगा जो ज्यादा एज वाले लोग होते हैं उनके करीब अगर आप बैठे हो कभी अपनी नानी दादी के, अगर आपकी वालदा ओल्ड हैं तो अल्लाह पाक सबको सेहत दे, तो आपने अब कभी नोटिस किया होगा, देखा होगा कि आप उनके करीब अगर बैठो ना तो उनके जब वो सांस लेते हैं ना, ब्रीथिंग करते हैं, तो उनके सीने से, उनके हलक से, स्पेशली सीने से, चेस्ट कैविटी से एक साउंड जो है ना, विसल साउंड महसूस होगी आपको। वो विसल साउंड होती है उसी इन्फेक्शन की वजह कर, ठीक है। तो सीने में जब, चेस्ट में, लंग्स में जब इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन होते हैं या तो किसी वायरसेस की वजह से, या एलर्जी भी हो सकती है, या वो ज्यादातर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, लंग्स के डिसऑर्डर्स। तो उन्हीं डिसऑर्डर्स को आज हम डिस्कस करने लगे। तो पेपर में ना बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 3-4 डिसऑर्डर पूछे जाते हैं। या तो क्लियरली मेंशन होता है कि जैसे डिफाइंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लंग कैंसर, एस्थमा, इस तरीके से डिफाइन होता है, या तो आप खुद हेडिंग बना के लिख सकते हो। अब हमारे पास सवाल क्या दिया गया है स्टूडेंट, डिफाइन द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, बस इतना लिखा है। तो हम कुछ बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन कर देंगे, सही है। चलो, अब सबसे पहला हमारे पास डिसऑर्डर्स है। अच्छा, मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट में, कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है, ये चेस्ट में जो साउंड आता है अगर कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो विसल साउंड जो होता है, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है, सुना है? अपनी दादी नानी, अगर किसी बुजुर्ग के पास आप बैठे हो, अगर वो बीमार है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो कभी आपने एक्सपीरियंस किया है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना, सही है। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है, यानी सबसे पहला जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है ना स्टूडेंट, नंबर 1 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वो यहाँ पे लिखा है लंग कैंसर, ठीक है। बहुत ही ज्यादा डेंजरस ये डिजीज है, डिसऑर्डर है, ठीक है, लंग्स का, लंग कैंसर। लंग कैंसर का एज अ शॉर्ट नोट भी पेपर में आ सकता है, जैसे डिफाइन लंग कैंसर, सही है, या राइट अ नोट ऑन लंग कैंसर, सही है। तो इस तरीके से भी आ सकता है। लंग कैंसर बेसिकली क्या होता है, लंग कैंसर को अगर हम लिखें सबसे पहले एज अ डेफिनेशन, एक सेकेंड, एज अ डेफिनेशन अगर हम लंग कैंसर को डिस्क्राइब करें, सो a disease, एक ऐसी disease in which abnormal cells grow uncontrollable in the lungs, सही है। अनकंट्रोलेबल ग्रो करेगा कहां पर, लंग्स में, सही। अच्छा, उसके साथ ही लिखा है इट मेक ब्रीथिंग, इट मेक ब्रीथिंग डिफिकल्ट, जो कि सांस लेने के अमल को मुश्किल तरीन बनाएगा, एंड मे स्प्रेड
to other parts of the body। सही है, अब इसको समझते हैं। देखिए लंग कैंसर है क्या, देखो लंग कैंसर के ना डिफरेंट कॉजेस हैं, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह कर, सही है, या एलर्जी की वजह कर भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से लंग कैंसर भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन की वजह कर, अल्कोहल के यूज करने की वजह कर, तो इनकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है। लंग कैंसर है क्या, ये तो कॉजेस हो गए ना। लंग कैंसर की अगर हम बात करें कि लंग कैंसर है क्या, तो लंग कैंसर में क्या होता है, लंग कैंसर एक ऐसा डिजीज है इनमें जिसमें एबनॉर्मल सेल्स की ना ग्रोथ होती है, और वो एबनॉर्मल सेल इतनी स्पीडली, इतनी तेजी से ग्रो करते हैं और अनकाउंटेबली ग्रो करते हैं, सही है, बहुत ज्यादा तादाद में ग्रो करते हैं इन द लंग्स, लंग्स के अंदर, जो कि मुश्किल तरीन बनाते हैं, डिफिकल्ट बनाते हैं सांस लेने के अमल को, ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्ट कर देते हैं, एंड मे स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और आहिस्ता आहिस्ता वो लंग कैंसर स्प्रेड होके बॉडी में फैल के बाकी ऑर्गन्स को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, सही। तो लंग कैंसर एक ऐसा डिजीज है जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की, एबनॉर्मल सेल हद से ज्यादा अनकाउंटेबली ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, और उसकी वजह कर सांस लेने का अमल मुश्किल होता है। जब लंग्स का जो मेन फंक्शन है ब्रीथिंग करना, जब वो ब्रीथिंग ही सही से नहीं हो पाएगी तो फिर सेल्स या ग्रोथ कंप्लीटली क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, यानी पर्सन की जो सेल है, जो बंदा है, जो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल हैं, या उनकी जो ग्रोथ है, या ऑर्गेनिजम्स का जो सांस लेने का अमल है, वो सारी चीजें धर्म भरम हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लंग कैंसर की वजह से बॉडी के अंदर लंग्स में एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो रही है और इतनी तेजी से हो रही है कि वह लंग्स को तो डैमेज कर रही है, लंग्स के साथ साथ जो मजीद ऑर्गन्स है उनको भी डैमेज कर रही है, क्योंकि लंग्स के साथ और भी तो ऑर्गन जॉइंट है ना, एसोसिएट है, लंग के करीब हार्ट है, सही, इसके साथ ही किडनी है, लिवर है, स्टमक भी है, एब्डोमेन कैविटी भी साथ है, वो सब डैमेज होंगे, सही। नाउ स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं मजीद कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है हमारे लंग्स के लिए, स्पेशली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, सही है। तो जैसे अभी हमने लंग कैंसर डिस्कस किया, इसी तरीके से एक और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसका नाम आपने कॉमनली बहुत ज्यादा सुना होगा, एस्थमा, सही है। तो एस्थमा बेसिकली क्या है और इसमें किस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है या डिसऑर्डर्स शो करती है। तो एस्थमा की अगर हम बात करें तो एस्थमा बेसिकली एक लॉन्ग कंडीशन है, सही, कौन सी लॉन्ग कंडीशन है, ये लॉन्ग कंडीशन है जिसमें बेसिकली क्या होता है, इन विच एयर वे, जिसमें बेसिकली आप ये कह लो जो एयर वे है हमारा सांस लेने का रास्ता है, बिकम्स नैरो एंड सोलन, सोलन, सही है। और ये बेसिकली क्या करता है, कॉज करता है, कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सही है। तो बेसिकली एस्थमा का आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो एस्थमा आप कह लो कि एक ऐसी लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम की कंडीशन है, ऐसी हालत है इन विच, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे एयर वे हैं, एयर वे से मुराद जो हमारे सांस लेने की जो नाली है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था जो ट्रेकिया है, सही है। तो जो ट्रेकिया होती है ना, बेसिकली ट्रेकिया जो होती है, सही है, ट्रेकिया अगेन जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, तो ये हमारी है सांस लेने की नाली, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जब सूजन हो जाएगी, ठीक है, या कोई इन्फ्लेमेशन होगी, सही है, जब ये सूजना शुरू करेंगे और नैरो, नैरो मतलब कि बहुत पतले होने शुरू हो जाएंगे, इस तरीके से सॉइलिंग की वजह करना पतले होंगे, नैरो होना शुरू हो जाएंगे। तो जब सोचो ये रास्ता इतना पतला होने लगेगा तो यहाँ से एयर, ठीक है, एयर जो है वो किस तरह पास आउट होगी, मुश्किल होगी ना, दुश्वारी होगी। तो इसी वजह कर ये एक ऐसी कंडीशन है एस्थमा जिसमें हमारे जो ट्रेकिया है, एयरवे, जो सांस ले जाने का रास्ता है, एयर ले जाने का रास्ता है, वो काफी नैरो हो जाता है, सूजन हो जाती है, और ये वजह कॉज करती है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी पेश आती है। तो इसी कंडीशन का नाम है एस्थमा।
और ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ पर सेकंड जो हमारे पास डिसऑर्डर लिखा है, इस सेकंड डिसऑर्डर का नाम है निमोनिया। निमोनिया का नाम भी अक्सर आपने सुना होगा। निमोनिया ज्यादातर जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको अक्सर निमोनिया हो जाता है, या बारिश में एक्स्ट्रा नहाने की वजह से, या बारिश की वजह कर क्या होता है, निमोनिया हो जाता है ज्यादातर। तो निमोनिया क्या है, निमोनिया भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। और निमोनिया में क्या है, निमोनिया में होता क्या है, निमोनिया बेसिकली एक तरीके का एन इन्फेक्शन है। ठीक है, इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है, जो कि इन्फ्लेम करता है। इन्फ्लेम, इन्फ्लेम से मुराद है इन्फ्लामेशन, यानी कि जख्म करना। सही है, इन्फ्लामेशन, जख्म करना, तकलीफ देना। ठीक है, तकलीफ होना उस एयरवे में, रास्ते में। सो इन्फ्लेम्स करता है, इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है निमोनिया। कहाँ पर इन्फ्लामेशन करता है, एयर सैक में, यानी जो एयर जाने का रास्ता है, एयर सैक है ऑफ द लंग्स। लंग्स का जो एयर सैक है, सरफेस एरिया है, वहां पर क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन करता है। सही है, ऑफन कॉजिंग, और ये क्या कॉज करता है, निमोनिया के पेशेंट में आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेंगे उनके सिम्टम्स में, फीवर, ठीक है, कफ, कफ, चेस्ट पेन। सही है, तो ये है निमोनिया के सिम्टम्स एंड कॉजिंग जो कि निमोनिया से होते हैं। तो निमोनिया है क्या, निमोनिया बेसिकली एक किस्म का इन्फेक्शन है जो कि इन्फ्लम्स करता है, इन्फ्लामेस करता है, इन्फ्लामेशन करता है। कहाँ पर, एयर ऑफ सैक में, लंग्स के, लंग्स का जो एयर सैक है, यानी जो एयर का रास्ता है, एयर वे है, सरफेस एरिया है लंग्स का, उस जगह को इन्फ्लम करता है, इन्फ्लामेशन करता है। ऑफन कॉजिंग, और अक्सर ये कॉज करता है फीवर को, कफ को, और साथ ही साथ किसको, चेस्ट पेन को। सही, चेस्ट पेन को, फीवर को और कफ को। सही है, तो ये है निमोनिया। निमोनिया भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। सही। अच्छा, लास्ट में हमारे पास एक और जो है ना वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसका नाम है एम्फिसीमा। सही है, और एम्फिसीमा में बेसिकली क्या होता है, ये एक लंग डिजीज है। ठीक है, लंग डिजीज है जो कि कहां पर होती है, इन विच एयर सैक ऑफ लंग्स डैमेज। देखो, वही जगह जहां पर निमोनिया में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, जब वही जगह एयर सैक ऑफ लंग्स, यानी वही एयर सरफेस एरिया लंग्स का जब डैमेज होना शुरू होता है। सही है, जब डैमेज होगा तो इस डैमेज होने के वजह कर क्या होता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। इसी को हम कहते हैं एम्फिसीमा। तो निमोनिया और एम्फिसीमा ये दोनों रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं। एक में क्या हो रहा है, एयर सैक ऑफ लंग्स, लंग्स की जो एयर सैक है, एयर सरफेस है, उस जगह पर बेसिकली इन्फ्लामेशन हो रही है। और एम्फिसीमा के लिए क्या हो रहा है, लंग्स का जो एयर सैक है, एयर सरफेस है, जगह है, वहां पर क्या हो रही है, बेसिकली इन्फ्लामेशन नहीं हो रही है बल्कि वो डैमेज हो रहा है, कंप्लीटली डैमेज हो रहा है। सही है, तो ये दोनों हार्ड डेंजरस क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। सही है, लास्ट में हमारे पास है एक और डिसऑर्डर जिसका नाम है ब्रोंकाइटिस। सही है, और ये ब्रोंकाइटिस क्या है, ब्रोंकाइटिस बेसिकली ये भी एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो ब्रोंकियल ट्यूब है, आ कंडीशन इन विच bronchial tubes become inflamed तो ब्रोंकाइटिस क्या है, ब्रोंकाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जब हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, डैमेज हो जाते हैं या इन्फेक्शन हो जाती है, तो फिर वो ब्रोंकियल ट्यूब्स क्या करते हैं, अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खांसी होना, चेस्ट में पेन होना, ठीक है, खांसते वक्त विजलिंग साउंड आना। सही है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ब्रोंकाइटिस
कहाँ पर होता है, इसको अगर हम लोकेशन देखें इसकी, तो ट्रेकिया के बाद वाला जो रास्ता होता है ना, इस तरीके से जो ट्रेकिया की डिवीजन हो जाती है। अब ये जो ट्रेकिया की डिवीजन होती है स्टूडेंट, यही डिवीजन क्या कहलाती है, बॉन्कियोल्स कहलाती है। अभी हमने डिस्कस किया था, बॉन्कियोल्स कहलाती है। और उसके बाद यहीं से आता है हमारे पास लंग्स का स्ट्रक्चर, सही है। उसी के बाद हमारे पास यहाँ से क्या आता है, लंग्स का स्ट्रक्चर आता है इस तरीके से, सही। तो हमारे पास स्टूडेंट ये जो ट्रेकिया ट्रेकिया जो यहाँ से डिवाइड होती है इस तरीके से दो उसमें, तो ये होते हैं बॉन्क्यूल्स, बॉन्काई। और इसी रास्ते में जब इन्फ्लेमेशन होगी, इसी रास्ते में जब इन्फेक्शन होगा, तो ये कहलाएगा बॉन्काइटिस। ये रहा, ठीक है, बॉन्काइटिस यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें बॉन्कल ट्यूब, क्योंकि ये ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, बॉन्कल ट्यूब। बॉन्कल ट्यूब जो है जब ये इन्फ्लेम्ड होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो बेसिकली क्या होता है, बॉन्काइटिस होता है, यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बॉन्काइटिस होता है। बॉन्काइटिस में बहुत ज्यादा खांसी होती है, चेस्ट पेन होता है, और बॉन्क्यूल्स अपना सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें अपने तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन की, उस सवाल में लिखा है एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन करना है हमें ब्रीफ। ब्रीफ का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्टली, सही है, यानी ब्रीफली बताना है, सरसरी बताना है, डिटेल्स में नहीं जाना है, थोड़ा बहुत आपको बताना है, इसको हम कहते हैं ब्रीफ, सही है। सो एक्सप्लेन करना है हमने ब्रीफ किसको, रेट ऑफ ब्रीथिंग को, सही है, एक्सप्लेन करना है ब्रीफ हमने रेट ऑफ ब्रीथिंग को एट रेस्ट, कब, जब हमारी बॉडी रेस्ट में होगी, सही, एंड एक्सरसाइज, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमने इसका रेट जो है ना वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ब्रीथिंग का, सांस लेने का, सही है, ठीक है, तो ये हमने एक्सप्लेन करना है, सही है। अब यहाँ पर अपना एक प्रैक्टिकल दिया गया था मैट्रिक क्लास में, अगर आप लोगों की प्रैक्टिकल में होगा शायद, तो आप लोग उसको परफॉर्म करोगे। तो मैट्रिक क्लास के ना पिछली बार मैंने देखा था प्रैक्टिकल बुक में एक प्रैक्टिकल दिया गया था इसी से रिलेटेड, कि आपने अपनी ब्रीथिंग को कैलकुलेट करना है बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज, यानी रेस्ट में जब आप बैठे हुए हो नॉर्मल, तो आपके जो सांस लेने की जो रेट है रेस्पिरेशन की, ब्रीथिंग की, वो कितनी है, और जब आप थोड़ा सा मूवमेंट करोगे, भागोगे, दौड़ोगे, जॉगिंग करोगे, या फिर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे, जंपिंग करोगे, तो फिर आपका ब्रीथिंग का रेट जो है वो कितना आएगा, सही है। तो जब हम नॉर्मली रहते हैं ऐसे, तो हमारी ब्रीथिंग का रेट कुछ और होता है, जब हम भागते हैं तो हमारी सांस फूलना शुरू हो जाती है, सांस नहीं आ रही होती है, या बहुत तेज तेज हम सांस ले रहे होते हैं, तो उस टाइम ब्रीथिंग का जो रेट होता है वो चेंज होता है, सही। इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट, कि हमारे पास जो रेट है, द रेट ऑफ, अब किसकी रेट की बात की जा रही है, ब्रीथिंग के रेट की, सही है ना। अच्छा, ये रेट से मुराद वो प्राइस वाला रेट नहीं है, ये सैचुरेशन वाली रेट है। जैसे आप देखते हो ना कि ब्लड प्रेशर का रेट कितना है, कितना ब्लड प्रेशर आ रहा है, कितने पल्सेस हैं, सैचुरेशन का रेट क्या है, ठीक है, बॉडी की सैचुरेशन, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो हम इस यहाँ पर रेट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सही है। तो ब्रीथिंग के लिए भी रेट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जैसे हार्ट रेट सुना है आपने, हार्ट बीट की हार्ट रेट कितनी है, सही है। सो द रेट ऑफ ब्रीथिंग, अगर हम ब्रीथिंग के रेट की बात करें, इज स्लोअर एट रेस्ट, एट रेस्ट, रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट के दौरान जब हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है, तो ब्रीथिंग का रेट कैसा होता है, स्लोअर होता है, सही है। द बॉडी नीड लेस ऑक्सीजन, बॉडी को उस वक्त ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, सही है, क्योंकि ज्यादा सांस नहीं ले रहे होते हम, ठीक है, एंड साथ ही साथ प्रोड्यूस लेस कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। तो जब बॉडी कम ऑक्सीजन लेगी, तो ऑफ कोर्स कम ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगी ना, सही है, कम प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन अगर हम बात करें ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, अगर हम बात करें स्टूडेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज की, तो हमारे पास जो रेट है, रेट ऑफ
ब्रीथिंग जो हो जाएगा बच्चों, स्टूडेंट को क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगा हायर, ठीक है। उस वक्त हम ज्यादा सांस लेंगे, तेजी से लेंगे, ठीक है, हायर कह लो, या ज्यादा सूटेबल है फास्टर, तेज तेज, सही है। क्या हो जाएगा, सांस फास्टर हो जाएगी, तेज तेज सांस लेने लगेंगे ना, ठीक है। फास्टर एंड डीपर, डीपर से मुराद है यहाँ पे ज्यादा गहरी गहरी सांस लेंगे। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या भागते हैं, रन करते हैं या जॉगिंग करते हैं, या हम जल्दी जल्दी तेज तेज बोलने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सांस फूलती है, सही है। तो सांस हमारी एक तो फूलती भी है सांस, एक तो यानी हम ज्यादा तेज तेज सांस लेते हैं, और दूसरा हम डीपर सांस ले रहे होते हैं, सही है। जैसे आप तेजी से कहीं से भागते हुए आओ, तो आप क्या करोगे, पहले सुकून से सांस लोगे ना, फिर बोलोगे। तो यहाँ पर यही होता है, जब हम रेस्ट की हालत में होते हैं तो उस वक्त जो ब्रीथिंग का रेट होता है वो काफी स्लोवर होता है, राइट। और साथ ही साथ जब स्लोवर होगा तो ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ेगी, सही है, और वो प्रोड्यूस करेगा ज्यादा कम कम कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी जितना ऑक्सीजन लेगा उतना ही तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो रेस्ट में कम ऑक्सीजन लेगा तो कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। और इसके बिल्कुल अपोजिट, आफ्टर एक्सरसाइज या ड्यूरिंग एक्सरसाइज रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाएगी स्टूडेंट, फास्टर होगी और डीपर हो जाएगी, सही है। इसमें क्या होगा, नीड होगी ज्यादा ऑक्सीजन की और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, सही है, सही है। सो यहाँ पर एंड हम ये करेंगे, डीपर टू सप्लाई, डीपर हो जाएगी ताकि ये क्या कर सके, ताकि ये सप्लाई कर सके मोर ऑक्सीजन, डीपर इसीलिए होती है, ठीक है, ताकि ये ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स को भेज सके, सप्लाई कर सके, सही है। एंड प्रोड्यूसेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सही है, एंड प्रोड्यूसेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, या कह लो एक्स्ट्रा, रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, मोर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा, बॉडी से निकालेगा। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन को लेगा उतने ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी जल्दी निकालेगा, ज्यादा एक्स्ट्रा निकालेगा, सही है। तो सवाल था, एक्सप्लेन ब्रीफ रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड एट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कि आपको रेस्ट में और ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रीथिंग का जो अमाउंट है, रेट है, वो बताना है कि हम जब रेस्ट में होते हैं तो किस तरह सांस लेते हैं, कितनी अमाउंट में लेते हैं, कितने रेट में लेते हैं, और जब एक्सरसाइज के बाद या हम किसी एक्स्ट्रा मूवमेंट के बाद जब सांस लेते हैं तो उसका कितना रेट होता है। तो जब भी हम रेस्ट में होते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं, सही है, इतना पता भी नहीं चलता है, हम सांस लेते हैं नॉर्मली। तो ऑक्सीजन लेस हमारा इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेस प्रोड्यूस होता है, यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मली रिमूव करते हैं, सही है। लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, भागते दौड़ते मूवमेंट करते हैं, तो हम ज्यादा सांस लेते हैं, ज्यादा सांस हाँप रहे होते हैं, तो हम डीपर ले रहे होते हैं सांस, गहरी गहरी सांस लेते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लंग्स को ऑक्सीजन मिले, और ऑक्सीजन लेने के बाद लंग्स ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्स्ट्रा रिमूव करे, बाहर करे, सही है। तो ये बेसिकली रेट होता है रेस्ट में ब्रीथिंग का और ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, ब्रीथिंग का। तो इसको अच्छे से समझ लेना ताकि आप इसको इजिली एक्सप्लेन कर सको, सही। बस याद रखते हैं नॉर्मल, कि जब हम नॉर्मल होंगे रेस्टिंग में तो नॉर्मल ऑक्सीजन लेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, सांस फूल रही होगी, ज्यादा सांस लेंगे, तो ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगा, ठीक है। तो ये रेट होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट 4। एक तो कॉन्सेप्चुअल सवाल है और एक रीजनिंग सवाल है। रीजनिंग सवाल जिसमें आपसे WH है, रीजन पूछा गया है कि क्यों स्टोमेटा जनरली ओपन हो जाता है, खुल जाता है ड्यूरिंग डे टाइम में। और दूसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है कि राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है यानी जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है, सही है। तो एक सवाल रीजनिंग है और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो पहले रीजनिंग सवाल का आंसर लिखते हैं, सही है। ये दोनों सवाल साथ भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है, सही। चलो इसके आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रीजन बताएं स्टोमेटा क्यों ओपन हो जाता है डे टाइम में, स्टोमेटा क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में समझा कि स्टोमेटा एक ऐसी ओपनिंग है, ऐसा पोर्स है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होगा, सही है, ओपनिंग है, और ये सिर्फ डे टाइम में खुलती है। तो वही रीजन पूछा है कि डे टाइम में ही क्यों खुलता है, सही है। तो इसका हम सबसे पहले रीजनिंग का आंसर लिखते हैं। सो आंसर में हम लिखेंगे स्टोमेटा
generally open during जनरली ओपन हो जाता है ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज क्योंकि इसका रीजन क्या है बिकॉज क्योंकि सनलाइट अवेलेबिलिटी जो होती है सनलाइट की सनलाइट अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस ठीक है तो सबसे पहले जहन में ये दौड़ाना कि स्टोमेटा ओपन तो होता है और स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होता है स्टोमेटा का फंक्शन क्या है पहले ये जहन में दौड़ाना कि स्टोमेटा का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना तो फोटोसिंथेसिस का नाम से समझ आ रहा है फोटो मतलब लाइट तो फोटोसिंथेसिस यानी जब सनलाइट मौजूद होगी तभी तो फूड बनेगा तो इसीलिए डे टाइम में फोटोसिंथेसिस में जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है सनलाइट की अवेलेबिलिटी की वजह कर सही है अवेलेबल होता है सनलाइट डे टाइम में ठीक है इसके अलावा ड्यूरिंग द प्रोसेस प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा फ्रॉम एयर एयर से आएगा सो द स्टोमेटा open to allow gas exchange सही है बात क्लियर है अब देखो उसको थोड़ा सा समझते हैं सवाल में पूछा गया था ओहो सवाल में पूछा गया था वाई क्यों क्यों स्टोमेटा जर्नली ज्यादातर ओपन हो जाता है डे टाइम में सही है तो देखो स्टोमेटा के फंक्शन को याद करो फौरन से स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा कहाँ मौजूद होता है प्लांट के लीफ में मौजूद होता है पोर्सनुमा ठीक है और ये बेसिकली डे टाइम में क्या हो जाता है स्टूडेंट डे टाइम में ओपन हो जाता है ठीक है ये एक बेसिकली क्या है ये है ही एक ओपनिंग सही है ये ओपन इसलिए होता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर सके ऑक्सीजन को बाहर निकाल सके सही है तो जब स्टोमेटा ओपनिंग है डे टाइम पे ओपन होगा तो इसीलिए अच्छा अब यहाँ पर रीजन है लिखा है फोटोसिंथेसिस जबकि हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाता है डे टाइम में दिन की रोशनी में जब प्लांट अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस तो ऑन गोइंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ही गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म हो जाती है सही है तो जब फोटोसिंथेसिस की अवेलेबिलिटी के लिए सनलाइट चाहिए तो डे टाइम में चूंकि सनलाइट मौजूद होता है इसीलिए सनलाइट की अवेलेबिलिटी को देखते हुए फोटोसिंथेसिस प्लांट परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और इसी फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे पास प्लांट को जरूरत पड़ती है किसकी कार्बन डाइऑक्साइड की सही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ही तो फूड बनेगा ग्लूकोज बनेगा सही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं कहाँ से फ्रॉम एयर हवा से हासिल करते हैं क्योंकि एयर क्या है सही अच्छा ये एक सवाल और राइज होता है एयर क्या है सही आप कमेंट में मुझे बताइएगा एयर क्या है व्हाट इज एयर सही है एयर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट सही है एयर क्या होता है कमेंट में बताइएगा इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगी कि एयर क्या है तो यहाँ पर एयर में से ही हमें क्या मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है सो द स्टोमेटा ओपन टू अलाउ गैस एक्सचेंज इसीलिए स्टोमेटा अलाउ होता है खुलता है ओपनिंग करता है ताकि इसमें से गैस को एक्सचेंज किया जा सके ऑक्सीजन को बाहर निकाला जा सके कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया जा सके ताकि फोटोसिंथेसिस अपना काम करे यानी कि फूड को बनाया जाए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके इसीलिए डे टाइम में स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है जनरली स्टोमेटा ओपन हो जाता है डे टाइम में सही का रीजन ये है ठीक है अच्छा एक और सवाल जो इसके साथ ज्वाइन था और वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था प्रॉपर्टीज पूछी गई थी किसकी रेस्पिरेटरी सरफेस की तो रेस्पिरेटरी सरफेस होता क्या है रेस्पिरेटरी सरफेस हमारे पास वो सरफेस एरिया है वो जगह है जहां पर अपना क्या होता है गैसियस एक्सचेंज होता है यानी रेस्पिरेटरी सरफेस लंग्स के अंदर वो जगह जहां पर बेसिकली गैसियस एक्सचेंज होती है और वो जगह कौन सी है आपको पता है वो जगह हमारे पास है एल्वोलाई ठीक है एल्वोलाई बेसिकली क्या है एल्वोलाई एक एयर का सेक है सही है जिसमें क्या मौजूद होता है बहुत सारे पैकेट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं
एल्वोलाई के लिए ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, इरेज कर देती हूँ। और यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, उन प्रॉपर्टीज की जो रेस्पिरेटरी सरफेस में पाई जाती हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए। तो सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड बी थिन, पतला, बारीक, ठीक है। सो क्यों बारीक होना चाहिए? ताकि जो गैसेस हैं कैन डिफ्यूज, वो गैसेस क्या हो सके स्टूडेंट, डिफ्यूज हो सके इजिली। दूसरा, इट शुड, लाजमन इस सरफेस एरिया को कैसा होना चाहिए, शुड बी मॉइस्ट, मॉइस्ट होना चाहिए, गीला होना चाहिए। क्यों गीला होना चाहिए? टू हेल्प, ताकि ये मदद दे सके गैसेस को डिसॉल्व होने में, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म हो, मैक्सिमम, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया ताकि मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म हो। लास्ट में इट शुड कैसा होना चाहिए इसको, इट शुड हैव अ रिच ब्लड सप्लाई, ठीक है, ताकि ये ट्रांसपोर्ट कर सके ऑक्सीजन को क्विकली, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन क्विकली, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पर सब कहाँ से सप्लाई होते हैं, ब्लड सेल में सप्लाई होते हैं, राइट। तो इसीलिए रिच ब्लड वेसल्स, रिच ब्लड सप्लाई मौजूद होनी चाहिए, सही है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि रेस्पिरेटरी कैसा होना चाहिए, ये इसकी प्रॉपर्टी से यहाँ मुराद है खुसूसियात, ठीक है। प्रॉपर्टीज से यहाँ पे क्या मुराद है, खुसूसियात के रेस्पिरेटरी सरफेस में क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए। सो इट शुड बी थिन, ज्यादा से ज्यादा पतला होना चाहिए, बारीक होना चाहिए, ताकि गैसेस इजिली उसके साथ साथ डिफ्यूज हो जाए। इट शुड बी मॉइस्ट, गीला होना चाहिए ताकि हेल्प कर सके गैसेस को डिसॉल्व होने में। इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, रेस्पिरेटरी सरफेस में लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम जगह यूटिलाइज कर सके गैसियस एक्सचेंज के लिए। इट शुड हैव अ रिच ब्लड सप्लाई, उसके पास अच्छी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सके क्विकली, तेजी से, ब्लड के साथ तेजी से क्विकली ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये खुसूसियात होनी चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस में, ठीक है। व्हाट राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, या सवाल इस तरह भी आ सकता है, डिफाइन सम रेस्पिरेटरी सरफेस, या व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, सही है। तो आपने इस तरीके से आप लिख सकते हो कि क्या क्या होना चाहिए, सही है स्टूडेंट। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज क्वेश्चन, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर से जरूर तैयार करने चाहिए, सही है। तो ये सवाल अपने पास साथ साथ नोट कर लेना, ये आपको काफी हेल्प आउट करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन को, इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को। नाउ स्टूडेंट, अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस बचे हैं इस चैप्टर से। तो पहला लॉन्ग सवाल है, डिस्क्राइब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्क्राइब करना है। साथ में ये लिखा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन इन मेन, कि आपने वेंटिलेशन के प्रोसेस को बताना है मैन यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर, सही है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की ना, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की आप ये कह लो कि जो डायाग्राम है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम की प्रैक्टिस जो है ना, वो आपने लाजमन करनी है, स्किप नहीं करनी है, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम को नहीं छोड़ना, सही है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम से ही हम पूरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, सही है। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम को बनाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप एक नोटबुक या पेपर पेंसिल लेके ना साथ ही साथ डायग्राम को ड्रॉ करो, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलो हम डायग्राम समझते हैं। तो इसका हम ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट नेजल कैविटी से स्टार्ट करते हैं, सही है। तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस जो है ना, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो,
क्योंकि ये वो डायग्राम है जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आती है, वो भी पूरे एक लॉन्ग में। सही है, तो अगर आप डायग्राम की अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप समझ लो कि आपके लॉन्ग के लिए एक मार्क्स ऐसे ही सेफ हो जाएंगे। सही है, तो डायग्राम हम बनाएंगे और साथ ही साथ में इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर समझ आ रहा है आपको? अभी हम इसकी लेबलिंग करते जाएंगे, साथ ही साथ इनके फंक्शन को भी देखते जाएंगे कि किस स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है। सही है, लास्ट में हमारे पास लंग्स में जो चीज रहती है, लंग्स के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है ना, वो स्ट्रक्चर बेसिकली कहलाता है डायाफ्राम का, जिसको भी हमने एक्सप्लेन किया था, जिसको हमने डिटेल में अभी समझा था। सही है, तो लास्ट में डायाफ्राम, स्टूडेंट काफी सारे स्टूडेंट ना डायाफ्राम का स्ट्रक्चर नहीं बनाते, भूल जाते हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको जरूर ड्रॉ करना है आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास है पेयर ऑफ लंग्स। अच्छा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर कहलाता है एल्वोलाई का। तो आप इस तरीके से ना सेपरेट एक एल्वोलाई का स्ट्रक्चर बना लेना, ड्रॉ कर लेना, तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे आपने ग्रेप्स देखा है ना, ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर के गुच्छे कैसे होते हैं, वैसे अंगूर के गुच्छे नुमा ग्रेप्स बना लेना। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही गुच्छे नुमा होता है। अब ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो वैसे तो हमें नॉर्मल आइज से नजर नहीं आता, तो हम उसको माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो ये इसी तरह ग्रेप्स नुमा, अंगूर नुमा क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर होता है, और इसमें रिच ब्लड वेजल्स की जो सप्लाई है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, रिच ब्लड वेजल्स की सप्लाई देखने को मिलती है इसमें। सही है स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम इसको ना थोड़ा लेबल करते हैं, लंग्स थोड़ा सा बराबर करके। ठीक है, थोड़ा सा इसको लेबल करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड दी नेजल कैविटी, राइट। ये हमारे पास क्या है, नेजल कैविटी है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही ये हमारे पास हमारा जो है वो क्या है, नोस्ट्रिल है, नाक। सही है, नोस्ट्रिल है जहां से हम सांस लेते हैं। सही, अच्छा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ से दैट इज कॉल्ड द माउथ। सही है, ये हमारा माउथ है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा दैट इज फेरेंस। सही है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर फेरेंस के बिल्कुल साथ ही दैट इज लैरेंक्स। लैरेंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। सही, वॉइस बॉक्स भी इसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है ट्रेकिया। सही, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप। सही, अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको मैं ऐसे करके बनाती हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो दो डिविजन्स आपको देखने को मिल रही है, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड दी बॉन्डकस। अगर सिंगल हम कहेंगे तो ये कहलाएगा बॉन्डकस सिंगल। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सिंगुलर। सिंगुलर हम देखेंगे तो बॉन्डकस कहलाएगा, और अगर हम दोनों की बात करेंगे तो कहलाएगा बॉन्डक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, जैसे कि अंदर जो इसके स्ट्रक्चर ब्रांचिस नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस ब्रांचिस नुमा स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे बॉन्डक्यूल्स। सही है, अच्छा, इसको इस तरफ लेबलिंग करती हूँ, यहाँ पे एल्वोलाई को लेबल करेंगे हम। सही है, तो ये जो ये वाला ब्रांचिस नुमा स्ट्रक्चर है दैट इज दी बॉन्डक्यूल्स, आ रही है। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, बॉन्डक्यूल्स है, एस भी आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, एक से जायद है। सही है,
बॉन्कियोस, और बॉन्कस कहेंगे जब ये सिंगुलरली होगा, सिंगल होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो बॉन्कस, सारे हम बात करेंगे दो की, दोनों की, तो ये कहलाएगा बॉन्कियोस। सही है। अच्छा, इसके साथ ही ये वाला जो लंग्स है हमारे पास, ये वाला लंग्स है बेसिकली हमारा, है तो लंग्स लेकिन ये लेफ्ट है, सही है, लेफ्ट है, और ये वाला जो हमारे पास लंग्स है दैट इज राइट लंग्स, ठीक है, ये आर है, सही है, राइट लंग, लेफ्ट लंग, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो, अच्छा ये वाला जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमने सिंगल ड्रॉ किया, ये भी बॉन्कस है, यानी बॉन्कियोल है, सही है। ये जो है अंगूर नुमा, ग्रेप्स नुमा स्ट्रक्चर है दैट इज दी एल्वोलाई, सही है। इस एल्वोलाई को हम साथ ही साथ एयर सैक भी कहते हैं, एयर सैक, सही है। अच्छा, और इसमें जो इस तरीके से आपको रिच स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड दी ब्लड कैपिलरी, सही है, ये है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी, सही है। और ये लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है फ्लैटन शीट है दैट इज कॉल्ड दी डायाफ्राम, सही है, डायाफ्राम। ये जो फ्लैटन शीट है ना, फ्लैटन शीट, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट इसको बनाना भूल जाते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, इसके बगैर कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको जरूर ड्रॉ कीजिएगा। तो ये है हमारे पास कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले नीजल कैविटी, अब इसके थोड़े से फंक्शन को पढ़ते हैं, समझते हैं, और इसके स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, डायग्राम की मदद से ही पढ़ लेते हैं, सही है। देखो, नेजल कैविटी जो होता है स्टूडेंट, यानी हमारे नेजल कैविटी जो नोस्ट्रिल, नाक वाला हिस्सा है, नेजल कैविटी से ही एयर, अब एयर कहाँ पर है, एयर हमारे पास है इन्वायरमेंट में, बाहर एयर इंटर होगा थ्रू नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल, और बाज दफा एयर माउथ से भी इंटर होता है, लेकिन एयर की जो मेन एंट्रेंस है वो नेजल कैविटी ही है, सही है। लेकिन जब हमें सांस नहीं आ रही होती तो हम मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं ना, तो हम मुंह से भी ले सकते हैं सांस, लेकिन जो मेन इंट्रेंस है वो नेजल कैविटी और नोस्ट्रिल है, सही है। अच्छा, एयर क्या होता है, मैंने आपसे पूछा था, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में ना बहुत सारे क्या होते हैं स्टूडेंट, मिक्सचर है, किसका, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारे गैसेस हैं। अब जैसे कि कार्बन है इसमें, ऑक्सीजन है इसमें, नाइट्रोजन है इसमें, सल्फर है इसमें, फॉस्फोरस है इसमें, और भी मजीद डिफरेंट ऑक्सीजन है, सही है। तो बेसिकली एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर से, इन्वायरमेंट से एयर नेजल कैविटी के जरिए गुजरेगा और कहाँ पे जाएगा, पहले फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, फिर जाएगा मेन विंड पाइप में, ट्रैकिया में। विंड का क्या मतलब होता है, हवा, यानी एयर, सही है। तो विंड पाइप ट्रैकिया से गुजरेगा, जाएगा। नेजल कैविटी के अंदर, नोस्ट्रिल के अंदर हमारे जो है ना कुछ म्यूकस नुमा मौजूद होता है, लिक्विड म्यूकस नुमा फ्लूइड, लिक्विड फिल्ड होता है। ये लिक्विड और म्यूकस क्यों मौजूद होता है, इसलिए मौजूद होता है ताकि जब एयर इन्वायरमेंट में से आए ना, तो इसको एयर को थोड़ा वार्म अप किया जाए, गर्म किया जाए। अब ये थोड़ा हल्का गर्म क्यों किया जाता है, इसलिए ताकि ये लंग्स को डैमेज ना करे। जब एयर यहाँ से गुजरता हुआ लंग्स पे जाएगा तो लंग्स को डैमेज करेगा, डायरिक अगर जाएगा। तो पहले ये नोस्ट्रिल से गुजर के जाता है, नोस्ट्रिल में नेजल कैविटी में म्यूकस फ्लूइड नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि एयर को थोड़ा पहले गर्म करता है ताकि लंग्स पे इफेक्ट ना पड़े, लंग्स डैमेज ना हो, सही। इसके साथ ही नोजल कैविटी में, नेस्ट्रल में ना कुछ छोटे छोटे सिलिएटेड हेयर्स होते हैं। हमारे नोज में हेयर्स होते हैं, क्यों होते हैं वो हेयर्स, वो हेयर्स इसलिए होते हैं ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स को, अदर गैसेस को क्या करे, ट्रैप कर सके, रोक सके, सही है। तो जब एयर जो है इसमें ना सिर्फ मिक्सचर ऑफ गैसेस बल्कि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स है ना, डस्ट है, धूल है, सही है। तो ये जो डस्ट है, जो पोल्यूशन है, इसको हमारे नोज में मौजूद, नेजल कैविटी में मौजूद जो बेसिकली आप कह लो हेयर्स हैं, सिलिएटेड हेयर्स हैं, वो उसको ट्रैप कर लेते हैं, हवा को रोक देते हैं, मतलब जो डस्ट पार्टिकल है उनको रोक देते हैं और सिर्फ ऑक्सीजन को इनटेक होने देते हैं, जाने देते हैं। जब ऑक्सीजन यहाँ से गुजरता हुआ जाता है तो हमारे फेरेंस लैरिंग्स जो स्वाइस बॉक्स है, इसके ऊपर ना बेसिकली एक कवर लगी होती है, ठीक है, एक लिड होती है,
ठीक है। एक क्या होती है बेसिकली, इसमें एक लिड होती है, यानी कि एक कवर होता है, प्रोटेक्शन कवर होता है। इस लिड को, इस प्रोटेक्शन कवर को हम क्या कहते हैं, ग्लॉटस कहते हैं। ठीक है, ग्लॉटस कहते हैं। और इस ग्लॉटस की जो कवर होता है, लिड होती है, उसको हम कहते हैं एपिग्लोटस। ठीक है, एपिग्लोटस कहते हैं। सही है। अब ये जो एपिग्लोटस है और ग्लॉटस है, ये क्यों होता है, ताकि ये बेसिकली उसको विंड पाइप को कवर करके रखे। कवर क्यों करता है, देखो हमारे जो यहाँ पे विंड पाइप है, इसके साथ ही दूसरा रास्ता भी है, दूसरी एक ट्यूब भी है, और इस ट्यूब को हम कहते हैं एसोफिकस। ठीक है, खुराक की नाली। तो दो नालियां हैं, दो हमारे पास रास्ते हैं, एक है सांस की नाली और एक है खुराक की नाली, खाने की नाली। तो जब हम खाना इंटेक करते हैं तो वो जाता है एसोफिकस से हमारे स्टमक में। सही है। और जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस जाती है, वो एयर जाता है हमारे ट्रकिया से, विंड पाइप से हमारे लंग्स में। सही। तो ग्लोटस और एपिग्लोटस एक कवर है जो कि कवर अप करते हैं सांस की नाली और उसमें। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको, ग्लोटस तो समझ आ गया ना, क्या है, लिड है, कवर है। अब बाकी स्ट्रक्चर देखते हैं। फेरेंस और लेरेंस वॉइस बॉक्स, ये सिर्फ साउंड बॉक्स है जहां से हमारी आवाज निकलती है। सही। इसके बाद आता है मेन रास्ता एयर का, वो है ट्रकिया, विंड पाइप। ट्रकिया से गुजरते हुए वार्म, गर्म हवा गुजरते हुए लंग्स तक जाती है। लंग्स में मौजूद होते हैं बहुत ज्यादा पॉकेट ऑफ ऑक्सीजन, पॉकेट ऑफ गैसेस, जिसको हम एल्वोलाई, एयर सैक कहते हैं। इसी एल्वोलाई में ब्लड कैपिलरी की रिच सप्लाई होती है। अभी हमने डिस्कस किया था ना प्रॉपर्टीज में, खुसूसियात में, रिच कैपिलरीज क्यों होती है, ताकि ब्लड सप्लाई के साथ साथ ऑक्सीजन स्पीडली, तेजी से, क्विकली ट्रांसप्लांट हो सके, ट्रांसफर हो सके, ट्रांसप्लांट तो नहीं, ट्रांसफर हो सके, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा रिच ब्लड कैपिलरी होती है। और ऑक्सीजन जो है ना, वो ब्लड के सेल के साथ जाते हैं। वो ब्लड सेल, गौर से सुना, वो ब्लड सेल जिसके साथ ऑक्सीजन जाता है, उसे को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो आपने रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा। हीमोग्लोबिन जो है ना, वो ब्लड सेल है जिसमें ऑक्सीजन साथ होता है। तो यहाँ पर एल्वोलाई में रिच ब्लड की सप्लाई है। तो जब रेड ब्लड सेल के साथ ऑक्सीजन जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन सेल के साथ जाएगा। सही है ना। यहाँ पर ही मेन परफॉर्म होती है गैसियस एक्सचेंज। लंग्स, हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। दोनों लंग्स का एक ही काम होता है, यहाँ पर रेस्पिरेशन करना, ब्रीथिंग करना, गैसियस एक्सचेंज करना। सही है। बॉन्क्यूल्स, बॉन्काई, बॉन्कस, ये क्या है, ये पाथवे हैं, ये रास्ता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये ट्यूब्स हैं जो कि एयर को एक लंग्स में, दूसरा दूसरे लंग्स में लेके जाएगा। अब देखो ट्रकिया एक ही रास्ता है, लेकिन आगे ये इस तरीके से डिवाइड हो गया। सही है। जैसे आपने पुल देखे होंगे ना, पुल होते हैं ना, पुल। तो अब पुल में हम देखते हैं सीधा सीधा जाते हैं, फिर दो रास्ते निकल रहे होते हैं, एक राइट तरफ, एक लेफ्ट तरफ होते हैं। सही है। तो जिसे इस तरफ जाना है इधर जाए, जिन्हें इधर जाना है इधर जाए। तो इसी तरीके से एयर जब सीधा सीधा ट्रकिया से आएगा, फिर ये रास्ता डिवाइड हो रहा है, इसी को हम बॉन्क्यूल्स कह रहे हैं, सिंगल हम बॉन्डकस कह रहे हैं। तो एक बॉन्डकस एक लंग्स में जा रहा है, एक बॉन्डकस दूसरे लंग्स में जा रहा है। सही है। तो जब एक लंग डैमेज होता है तो दूसरा लंग अपना फंक्शन प्रॉपर्ली कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी अपनी नाली, अपना रास्ता मौजूद है। सही है ना। ठीक है। लास्ट में एक हमें फ्लैटन शीट, मस्कुलर शीट देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड द डायाफ्राम। ये डायाफ्राम सेपरेशन फराहम करती है लंग्स को एब्डोमेन कैविटी से। सही है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसकी डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से ज्यादा, लिखने से ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसकी डायग्राम है। तो पेपर में बाज दफा थ्योरी नहीं पूछी जाती, सिर्फ डायग्राम पूछी जाती है, इसीलिए मैंने आपको पूरा टॉपिक डायग्राम की मदद से समझा दिया। बाकी इसका रिटन आंसर, थ्योरी भी मैंने शेयर कर दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आपने अपने पास नोट डाउन करना है, अपना नोट्स बनाना है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, इसमें हमने हाफ पार्ट तो डिस्कस कर लिया, वो हाफ पार्ट था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आधा पार्ट इसमें लिखा है वेंटिलेशन इन मेन। वेंटिलेशन बताना है आपने ह्यूमन बॉडी में कि वेंटिलेशन क्या होता है। सही। तो अब वेंटिलेशन को समझते हैं। अब हम हेडिंग लगाते हैं प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन। प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन। सो वेंटिलेशन है क्या, यहाँ पे लिखती हूँ,
वेंटिलेशन इज द प्रोसेस, वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, किसका प्रोसेस? ब्रीथिंग का। वेंटिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एंड आउट, यानी ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, इसी प्रोसेस को हम वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, इट अकर इन 2 स्टेज, ये अकर करता है इन 2 स्टेजेस। ठीक है, एक स्टेज हमारे पास कहलाती है इनहेलेशन, इनहेलेशन याद आया? इनहेलेशन से मुराद है इंस्पायरेशन, तो इसे हमने स्टार्ट में पढ़ा है, सही। दूसरा हमारे पास है एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन से मुराद है स्टूडेंट एक्सपायरेशन, इसको भी हमने समझा दोनों को, सही है। सो वेंटिलेशन हेल्प मेंटेन अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। अब इसको आसान और अच्छे तरीके से समझते हैं, आपको ना लाइफ टाइम याद रहेगा वेंटिलेशन। कैसे? डेली लाइफ एग्जांपल दूं? देखो, जब भी न्यू बॉर्न बेबी होता है, आपने देखा होगा कभी किसी रिलेटिव का आपके घर में आप गए होगे मिलने, तो आपने देखा होगा कि न्यू बॉर्न बेबी के बर्थ के बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको 2 आवर्स के लिए वेंटिलेशन में रखते हैं। ठीक है, याद है? वेंटिलेशन रूम में रखते हैं। अगर अभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, कभी किसी रिलेटिव के बच्चों को आप देखने गए हो, मिलने गए हो हॉस्पिटल में, तो आपने सुना होगा कि बेबी को अभी वेंटिलेशन रूम में रखा गया है। क्यों? ताकि उनको ब्रीथिंग में जो है ना वो सारी चीजें चेक की जा सके। एक तो नर्सिंग होता है, एक होता है वेंटिलेशन, सही है। तो वेंटिलेशन इज अ आर्टिफिशियल ब्रीथिंग प्रोसेस, राइट। तो ब्रीथिंग तो हमारा लंग्स कर रहा है, सांस लेना और सांस छोड़ना, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन कह लो, सही है। आर्टिफिशियल जो हमारे पास सांस लेना और सांस मशीन के जरिए सांस छोड़ना, इसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। तो ज्यादातर जब सांस लेने में कॉम्प्लिकेशंस आती है, प्रॉब्लम आती है, या एहतियातन, चूंकि वो न्यू बॉर्न बेबी है तो अभी बाहर से सांस लेना तो वो एक अलग न्यू उसके लिए एक्सपीरियंस होगा, तो उसी लिए पहले उसको ऑब्जर्वेशन के लिए वेंटिलेशन में रखा जाता है, नर्सरी में रखा जाता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है, सही है। तो वहां पर उनको आर्टिफिशियल सप्लाई दी जाती है ऑक्सीजन की, उसी को हम वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। सो वेंटिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, सांस लेना और सांस छोड़ना, यही प्रोसेस वेंटिलेशन का कहलाता है। यानी सादा और आसान अल्फाज में रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन को कौन परफॉर्म करता है? हमारे लंग्स परफॉर्म करते हैं। वेंटिलेशन में भी रेस्पायरेशन हमारे लंग्स ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियली परफॉर्म किया जाता है। आर्टिफिशियली से मुराद है मशीन के जरिए। सो वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ब्रीथिंग इन करता है, ब्रीथिंग आउट करता है। इट अकर इन 2 स्टेजेस, इसमें 2 स्टेज होते हैं, इनहेलेशन जिसको हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं, एक्सहेलेशन जिसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि इनहेलेशन क्या है और एक्सहेलेशन क्या है। इनहेलेशन जब हम सांस को इनटेक करेंगे, एक्सहेलेशन जब हम सांस को छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, सही है। जब इनहेलेशन में हमारे जो डायाफ्राम है वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। एक्सहेलेशन में जब हम सांस छोड़ेंगे तो डायाफ्राम रिलैक्स होंगे, सही। तो ये हमारे पास दोनों स्टेज होते हैं वेंटिलेशन के, और यही दोनों स्टेज होते हैं रेस्पायरेशन के, सही है। तो वेंटिलेशन इन मेन प्रोसेस आपको आई होप समझ आ गया होगा। जब हम आर्टिफिशियल तरीके से मशीन के जरिए रेस्पायरेशन करते हैं, उसको हम वेंटिलेशन कहते हैं, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया? तो ये था हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, सही है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, मैंने साथ साथ आपके साथ शेयर भी कर दिया है, तो इस लॉन्ग सवाल को अपने पास नोट डाउन जरूर कीजिएगा, और अपने जो नोट्स आप बनाओगे, लेक्चर लिखोगे, उसको अपने टीचर के साथ जरूर शेयर करना, ग्रुप टीचर के साथ, ठीक है, जो आपके स्टडी कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ। अच्छा, लास्ट में हमारे पास जो दूसरा सवाल है लॉन्ग का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना है आपने why स्मोकिंग
is harmful to human health. ठीक है, कि क्यों स्मोकिंग जो है ना वो हार्मफुल होती है ह्यूमन हेल्थ के लिए। सही है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। स्मोकिंग इज वेरी harmful to human health because cigarette smoke contain dangerous chemical such as nicotine, tar, and this substance damage different organs of the body. Now, अब देखो सवाल में पूछा गया था एक्सप्लेन व्हाई स्मोकिंग इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। आपने एक्सप्लेन करना है कि क्यों स्मोकिंग, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये WH है, क्यों स्मोकिंग बहुत ज्यादा डेंजर है, हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो हम समझते हैं कि स्मोकिंग यानी जो सिगरेट है उसमें है क्या, जो डैमेज कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है हमारे लंग्स को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो देखो स्मोकिंग एक हार्मफुल है बेसिकली ह्यूमन हेल्थ के लिए, क्योंकि स्मोकिंग से मुराद है सिगरेट। सही है, सिगरेट पीना, और सिगरेट का जो स्मोक होता है ये कंटेन्स करता है डेंजरस केमिकल को, बहुत ही ज्यादा डेंजर और हार्मफुल केमिकल को, जैसे कि निकोटीन, टार और कार्बो मोनोऑक्साइड। और ये जो सब्सटेंस है ना ये डैमेज करते हैं डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ना सिर्फ ह्यूमन बॉडी से मुराद यहाँ पर ना सिर्फ लंग्स को डैमेज करते हैं, बल्कि ये हमारे हार्ट को, हमारे लीवर को, हमारी किडनी को, साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक करते हैं। ठीक है, तो लंग्स को, हार्ट को, लीवर को, किडनी को, हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये क्या करते हैं, वीक करते हैं। तो लंग जो है ना सिर्फ इसमें स्मोकिंग की वजह से डिजीज होता है या डिसऑर्डर होता है, बल्कि लंग कैंसर ना जानलेवा जो बीमारी है, कैंसर है, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो स्मोकिंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसा आप ये कह लो मटेरियल सब्सटेंस है जिसमें इतने हार्ड केमिकल होते हैं जो हमारे लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, इम्यून सिस्टम सबको वीक करते हैं, सबको डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं, इवन ऐसा कर देते हैं कि वो प्रॉपरली फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता। सही है, तो किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर और साथ ही साथ जो है ना डायलिसिस, इसकी तरफ बंदा चला जाता है सिर्फ एक स्मोकिंग की वजह से। तो स्मोकिंग इतना ज्यादा हार्मफुल और डेंजर है हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए। अच्छा, इसी सवाल के साथ जोड़कर एक और सवाल पूछा जाता है, एक्सप्लेन सम डिसऑर्डर लिंक विद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो वही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आप लिखेंगे जो हमने स्टार्टिंग में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस किए, लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ठीक है, निमोनिया, एम्फेसीमिया, ये सारे डिसऑर्डर्स हैं। यही सारे डिसऑर्डर्स हमारे हार्मफुल है हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो इस सवाल में सबसे पहले स्पेसिफिकली फोकस रखा था स्मोकिंग के ऊपर। तो स्मोकिंग बेसिकली क्यों हार्मफुल है इतना ज्यादा हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि जो सिगरेट है ना इसमें सच केमिकल्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा डेंजर हैं, निकोटीन, टार, कार्बो मोनोऑक्साइड, और ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, ना सिर्फ लंग्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने इन सारी चीजों से बचना है, अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का खुद ख्याल रखना है। तो ये सवाल है, सवाल अपने पास नोट डाउन कर लो।
आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी से इन सवाल की ना भरपूर तैयारी करना शुरू कर दो। 2 महीना 3 महीना लग के पढ़ाई कर लो, इंपॉर्टेंट सवाल को, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लो, ताकि बोर्ड एग्जाम के दौरान आप पैनिक ना हो, बल्कि अपनी भरपूर तैयारी करो और परफेक्ट रिवीजन करो। सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।